मैं हूँ अदिति और आपका स्वागत करती हूँ द टाइम्स ऑफ हिंद में। टाइम्स ऑफ हिंद में जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है कृषि बिल 2020। प्रधानमंत्री जो कृषि बिल लेकर आए हैं, इसे हमें पूरे देश में किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है। खास तौर पे हरियाणा और पंजाब के किसान खासा इससे काफी ज्यादा नाराज हैं। वैसे तो देखा जाए तो भारत के इतिहास में जब भी कोई बिल या संशोधन सरकार लेकर के आती है तो उसे ऐतिहासिक बताती है, ऐसे बताती है जैसे कि ये मास्टर स्ट्रोक है, और हमेशा ऑपोजिशन इस चीज को ऐसे बताती है मानो बर्बाद हो गया। तो इस समय हमारे पास दोनों ही मौजूद है। ऑपोजिशन से हमारे प्रवक्ता कांग्रेस से किसले सिंह है और हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता शिवम दे पांडे हैं। दोनों ही हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि किसान बिल को लेकर के भारत में इतना आंदोलन हो रहा है और किसान इतना नाराज है। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस की तरफ जाना चाहूंगी। मिस्टर किसले सिंह, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि किसान क्यों नाराज है और ऑपोजिशन जो है इस बिल के अगेंस्ट क्यों दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें बोलने का मौका दिया। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि क्यों किसान नाराज है, तो देखिए जिस तरह से एक एमएसपी है, जो है कि एमएसपी का नियम है कि जिससे कि किसानों को उसी का प्राइस मिलता है जो है, तो अब तक जो है मात्र 6 से 7% लोगों को देश में एमएसपी मिलता है, जिसमें कि एमएसपी यदि सरकार क्रय करती है, जिसका कि नियम है कि यदि इस समय जिसे कि बढ़ाया गया है 1975 रुपए किया गया 1925 से, तो सरकार का कहना है कि यह जो कानून है एमएसपी का, यह कानून नहीं रहेगा लेकिन एमएसपी को माना जाएगा। तो जब कानून नहीं रहेगा तो बताइए कि बिचौलिया लोग जो है क्या उसे मानेंगे? प्राइवेट सेक्टर में जो अडानी और अंबानी लोग हैं, ये क्या उसे मानेंगे जब तक एमएसपी नहीं रहेगा कानून में? जब तक कोई इस पर कानूनन प्रावधान रहना चाहिए, और इस पर कुछ नहीं है। उसके बाद जो भंडारण की सुविधा थी, पहले निषेध था, मतलब था कि जितना लिमिट है उतना ही सिर्फ भंडारण आप करेंगे, और अब क्या किया है सरकार ने कि भंडारण आप जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। तो इसका किसान ने इसलिए विरोध किया कि यदि आज के समय में हमारे यहाँ फसल उगी जो है, बेचने के लिए हम तैयार किए, तो उसके बाद जब किसान बेचने के लिए जाता है तो क्या हुआ कि वहां पे प्राइवेट लोग रहेंगे तो कहेंगे कि हम जो है 1000 का यदि भाव है एमएसपी, तो मान लीजिए वो कहेंगे कि हम 400 में खरीदेंगे, तो आप उन्हें 400 में बेच करके चली आएंगे बेच करके। और उसके बाद क्या होगा कि वो अपने यहाँ भंडारण अधिक करेंगे और अपने मन से बेचेंगे। तो इस देश में पूंजीपतियों के पास पैसे की कमी नहीं है, तो वह फिर अपना रेट तय करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि गुजरात में जो आलू का कुछ दिन पहले जो है बहुत विरोध हुआ था, जो चिप्स में हवा भर करके 2 आलू देते हैं 20 रुपए का, तो उसी तरह से आने वाले समय में यदि यही नियम रहा तो चावल और गेहूं का भी यही होगा जो है हस्त्र। इन्हीं की घटक दल अकाली दल थी, जो कि एनडीए की सरकार में थी, और उसकी मंत्री थी मोदी की सरकार में मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल। वह छोड़ करके चली गई। क्यों छोड़ करके चली गई? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी से, हमारी सुन लीजिए बात, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी से मजबूत अकाली दल है और इनका घटक दल था, वो छोड़ करके चला गया। आखिर में क्या कारण था? जी, मैं इन प्रश्नों को लेकर के शिवम दे पांडे आपके पास भी आऊंगी, लेकिन मेरा प्रश्न एक और आपसे ये है कि जैसा आपने कहा कि केवल 6% फार्मर्स हैं, 5 से 6% फार्मर्स जो किसान हैं वो एमएसपी के दाम पर अपने जो है उत्पाद को बेच पाते। जी हाँ, तो 94% या 95% किसान है वो मंडी में अपने सामान को बेच ही नहीं पाते थे। जी हाँ, क्योंकि वहां पे कहीं आप ये मानेंगे कि एपीएमसी में भी जो है काला बाजारी चल रही थी और किसानों को जो है मजबूरन जो है उद्योगियों को जो है अपना सामान बेचना पड़ रहा था। और पहले नियम के अनुसार जो है किसान जो है एपीएमसी के मंडी के अगेंस्ट के खिलाफ कहीं और बेचते हैं तो उनको टैक्स लगता था, या फिर अगर बिहार में कोई उत्पादन हो रहा है, जैसे अगर किसी किसान ने आलू या प्याज उगाया है तो वो बिहार के बाहर अगर महाराष्ट्र में बेचना, तो ये उसके लिए संभव नहीं था। सरकार ने इस चीज को आसान किया है, तो फिर इसमें फिर किसान को क्या परेशानी नजर आ रही है? देखिए आपने, हाँ सुन रहे हैं, आपने बिहार का जिक्र किया, तो हम कहते हैं कि 2005 तक, जहां तक मुझे याद है कि 2005 तक लालू प्रसाद यादव वहां के मुख्यमंत्री थे और 6 में नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद एपीएमसी को बंद कर दिया गया और उसकी हालत ये रहा
कि आज के डेट में वहां पर मक्का इस समय बिक रहा है, जो किसान बेच रहे हैं, तो उनका कीमत एमएसपी से लगभग 600 से 700 रुपए कम में उनका खरीदा जा रहा है। आज मक्का जो है 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल जो है हम देख रहे थे कि वहां पर खरीदा जा रहा है। तो क्या हालत है जो है बिहार की। और उसके बाद जो आपने कहा कि एपीएमसी, सबसे पहले नीतीश कुमार की, अरे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने लागू किया था। उसके बाद लगभग 10 से 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उन्होंने एपीएमसी का क्यों नहीं लागू किया। आज जो ये लागू कर रहे हैं, आज आखिर में, और कहा गया कि क्यों लागू कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि राज्य की सरकारों ने नहीं लागू किया, इसलिए हम केंद्र स्तर पर इसे लागू कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या नियत है। और उसके बाद यदि इतना ही अच्छा बिल था इनका, तो यह राज्यसभा में पास करवाते, क्यों इन्होंने चोर दरवाजे से पीछे से इसको पास करवाया। राज्यसभा में इस पर क्या वोटिंग हुई थी? राज्यसभा में तो इस पर वोटिंग हुई नहीं। जी, तो आपको क्या लगता है, जितने भी हमारे ऑपोजिशन पार्टी हैं, जिसका मुझे लगता है नेतृत्व कांग्रेस, और अब तो मुझे लगता है अकाली दल भी जो है अब ऑपोजिशन में आ गई इस बिल के अगेंस्ट, क्या आप इस मसले को लेकर के लगता है कि सरकार जो है, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट देखिए हम बता रहे हैं, हेलो, हाँ सुनिएगा, सही में देखने में तो गैर संवैधानिक लग रहा है, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके से बिल को पास किया गया है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोकतंत्र में इस चीज को जायज माना जा सकता है। देखिए राज्यसभा के जो उपसभापति महोदय हैं वह एनडीए से ही है, तो इसलिए सत्ता के दबाव में उन्होंने ये कार्य किया है। उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ गया था करने के लिए, और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी है, कल की मैंने देखा। और जहां तक राष्ट्रपति के यहाँ रोक लगाने की बात थी, तो 3 दिन पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद साहब गए थे, और कुछ घटक दल, मतलब कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी से और रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी से, इसी तरह से कुछ दक्षिण भारत के नेता थे, वह लोग गए थे राष्ट्रपति भवन में, लेकिन उनके आग्रह पर ध्यान नहीं दिया गया और इसे जो है पास कर दिया गया। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई। लेकिन मान के चलिएगा कि यह भारत के इतिहास और लोकतंत्र के लिए यह काला दिन है, क्योंकि जिस अलोकतांत्रिक तरीके से इसे लागू किया गया, यह सरासर गलत है। जी, मैं शिवम दे पांडे आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णदेव सिंह जो है हमसे कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा काला दिन है जिस तरीके से इस बिल को पास किया गया है। और आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में, वैसे तो किसान जो है पंजाब और हरियाणा में अधिक तौर पे जो है सड़कों पे आए हुए हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो किसान है बिल का विरोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये 3 संशोधन है, जो ये 3 बिल है, उसमें से जो इनमें से जो 2 बिल है, उसके खास तौर पे जो किसान नाराज हैं। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप बिल ला रहे हैं किसान के लिए, और किसान इस बिल से नाराज है? तो आप इसका, या तो भारतीय जनता पार्टी किसान समझा नहीं पा रही है कि आपके लिए अच्छा है, या फिर आपका जो बिल है वो किसानों के फायदे में है या नहीं। कम से कम अगर आप कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, तो किसानों को समझाइए तो ये कैसे मास्टर स्ट्रोक है। अदिति जी धन्यवाद इसके लिए, कृषि विधेयक पर अपना विचार रखने के लिए, हमें मौका देने के लिए। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूंगा कि कृषि विधेयक जो है ये है क्या। कृषि विधेयक 3 पार्टों में है। इसमें प्रथम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक है, जो संवर्धन और सरलीकरण हेतु किया गया है। और दूसरा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, जो सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए किया जा रहा है। और तीसरा आवश्यक वस्तु के संशोधन हेतु किया गया, ये विधेयक लाया गया। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कृषक उपज और व्यापार वाणिज्य विधेयक जो है, यहाँ हमारी सरकार और चाहती है कि यहाँ हमारे देश में वर्तमान समय में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है जहाँ किसान और व्यापारियों को मंडी से बाहर अपने फसलों को बेचने का अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो। ये हमें लगता है कि आजादी के बाद किसानों का एक पहला ऐसा समय आया होगा, और सरकार ने ऐसा उन्हें स्वर्णिम अवसर दिया जो किसानों को स्वतंत्र रूप से जहाँ चाहे वहां बेचने की शक्ति और शासन प्रदान करता है। मतलब सर्वप्रथम हमने देखा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक में, तो इसमें राज्यों के अंदर, और मतलब कि हमारे कहने का तात्पर्य कि अंतर जनपदीय और अंतर राज्यीय व्यापार करने का उनको मौका दिया जाएगा।
और इसमें बात कही गई है कि मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन खर्च को कम करने की भी बात कही गई है। जो दूसरा विधेयक पारित किया गया, कृषक कीमत और आश्वासन पर कृषि सेवा पर करार विधेयक, इसमें कहा गया मुख्य बातें मैं उनका आपके सामने रखना चाहूंगा। इस विधेयक में कृषि करारों पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया जा रहा है। ये बिल किसानों के उत्पादों की बिक्री फार्म हाउसों, कृषि बिजनेस में और फर्मों में और प्रोसेसर्स एंड होलसेलर्स के पास और बड़े खुदरा व्यापारी जो हैं इनके पास और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने का सुनहरा अवसर देगा और अनुबंधित किसानों को गुणवत्तापूर्ण वाले बीज की आपूर्ति या फिर प्राइवेट कंपनी द्वारा या सरकारी संस्थानों द्वारा उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज दिया जाएगा। ये कानून सुनिश्चित करता है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज दिए जाएंगे और इसके द्वारा अगर ये बिल जो है दूसरा हमारा कृषक कीमत और आश्वासन सशक्तिकरण और संरक्षण हेतु जो आ रहा है, इसमें सरकार की मंशा है कि वो कुछ कंपनियों को जोड़कर जो टेक्निकल हेल्प हो सके, तकनीकी सहायता हो सके, वो किसानों को दिया जाए और जो फसल की हेल्थ है, स्वास्थ्य है, क्रॉप हेल्थ, उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए क्या कर सकते हैं किसान और किसानों का किस तरह लाभ हो, उसको उसके मद्देनजर ये प्रावधान लाया गया और इसी के तहत सशक्तिकरण में किसानों को ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके इसके विषय में भी बातें की गई हैं। और तीसरा जो आया आवश्यक वस्तु और संशोधन विधेयक, इसके अंतर्गत प्रमुख बातें हमारे बिल के अंदर हैं कि इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान लाया गया। क्योंकि बिल का वैसे तो होने को संपूर्ण भारत देश में लगभग हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस बिल का दुष्प्रचार कर रही हैं। जी, मैं आपने अपनी बात खत्म की। मैं आपको इसी विषय में पूछना चाहूंगी। वैसे तो बहुत बेहतरीन बात है कि आप बीजेपी की प्रवक्ता होते हुए आपने सरकार के जो किए हुए गलत कार्य हैं उनके खिलाफ आप बोले। और दूसरी जो चीज जो आप एपीएमसी की बात कर रहे हैं या जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, भले ही सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा हो कि वे एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं, मंडियों को खत्म नहीं कर रहे, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस को खत्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए हुए 5, 6, 7 साल हो गए। 7 साल में एफसीआई की क्या हालत है? एफसीआई में हमारे शांता कुमार कमेटी का जो रिपोर्ट है, केवल 6% फार्मर्स जो है अपना सामान मंडी में क्यों बेच पा रहे हैं, वो एमएसपी के दामों पर क्यों बेच पा रहे हैं? क्योंकि एफसीआई में कालाबाजारी होती है। एफसीआई में जो स्टोरेज, जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजिकल चीजों को लेकर के जो स्टोरेज होनी चाहिए किसानों की प्रोडक्शन को रखने के लिए, वहाँ एफसीआई के खदानों पर, गोदामों में जो है फेंकी रहती है। वहां पर किसान की जो मेहनत की जो उपज है वो कर रही होती है। तो इस चीज को ये कह रहे हो कि हम जो है खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से खत्म ही है। क्योंकि एफसीआई में जब किसान अपना सामान बेचने के लिए आता है तो वहां पे जो कालाबाजारी कर रहे जो अधिकारी होते हैं, कहते हैं कि यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, तुम जाओ, हमारे पास जगह नहीं है। अब वो किसान अपना सामान लेके कहाँ जाए? अगर किसी किसान ने आलू उपजाया है या फिर टमाटर उपजाया है तो वो उसको कहाँ लेके जाए? ये तो सड़ जाएंगे। ये तो ऐसी चीजें हैं जो किसान जल्द से जल्द बेचना चाहेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक तो ये प्रश्न है मेरा आपसे, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में मैं मानती हूँ कि ये दोनों ही व्यापारियों और किसानों दोनों के पास छूट है कि वो जो है अपनी कमोडिटी को जो है अभी संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो किसान के पास रहने के लिए खुद छत नहीं है, तो वो अपने फसलों को कहाँ रखेगा? उनके पास गोदाम होते हैं, वो वहां पे रख सकते हैं और वहां से तो कालाबाजारी अब शुरू हो जाएगी। किसान औने दाम से जो है जो जितने भी हमारे व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं बड़े बड़े, वो बड़े ही कम दामों में जो है किसानों के सामान को खरीद लेंगे और बहुत बड़े दाम में से देश में महंगाई भी बढ़ेगी। जो है कर लेंगे, खासकर जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे हमारा चावल, दाल, प्याज, टमाटर, ये आलू, जी एसेंशियल चीजें हैं, तेल जमा कर लेगी और इन्हें ऊंचे दाम में बेच। किसानों को क्या फायदा हो रहा है?
आपके सभी बिल्स में, और दूसरा एमएसपी की इम्पोर्टेंस को खत्म कर रही है सरकार। यही तो वो परेशानी है जिससे किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़कों पे आए हुए हैं। तो इन सवालों का आप जवाब दीजिए। सरकार ये नहीं कह रही कि मैं एमएसपी खत्म कर रहा हूँ। एमएसपी में जो बीच में मध्यस्थता करते हैं किसानों और बड़े बिजनेसमैनों अथवा जो मंडी के वहाँ व्यापारी हैं, वो और आपने अभी बात किया एफसीआई गोदामों की, जो तमाम बहुत ढेर मात्रा में खाद्यान्न सामग्री सड़ जा रही है। जी। वहां पर जो बड़े स्तर के बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, उनका उस अधिकारियों से लगाव बढ़ गया है। और इसमें हो क्या रहा है कि जो दलाल हैं, जो बिचौलिए हैं, वो बड़े व्यापारियों का अनाज डायरेक्ट एफसीआई गोदामों में करा दे रहे हैं। तो ये हमारा बिल लाने से फायदा होगा कि ये बिचौलियों का पूरा जो इनका कार्यक्रम है, ये कार्यकाल इनका समाप्त हो रहा है। ये बिचौलियों द्वारा ही, प्रमुख मुद्दा ये है कि बिचौलियों द्वारा ही ये उकसाया जा रहा है। और ये अगर बिचौलिए समाप्त होंगे तो हो सकता है, आशा है कि ये भ्रष्टाचार, ये एक तरह का भ्रष्टाचार ही है जो एफसीआई गोदामों में इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, ये हो सकता है खत्म हो जाए और इससे किसान बच सकता है। जो बिचौलिए हैं, जो किसानों और बड़े व्यापारियों के बीच उनके सेल और परचेज में हस्तक्षेप करके किसानों के फायदे का एक बड़ा हिस्सा खा जा रहे हैं, इससे बहुत लाभ होगा। और यदि जैसे आपने कहा कि एफसीआई गोदामों में अनाज सड़ जा रहे हैं, और मैंने माना कि वहाँ कुछ कमियां हैं, हमारी गवर्नमेंट में नहीं, यूपीए सरकार में भी ये कमियां थी, लेकिन मैं थोपता नहीं किसी के ऊपर, अपनी कमी स्वयं से स्वीकार करनी चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए। शिवम जी, मैं ये कहती हूँ एफसीआई में कुछ कमियां नहीं, बहुत कमियां हैं। एक आम किसान को जो उपज रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है, सरकार 6 साल से है, आपने एफसीआई के लिए क्या किया? और आप एमएसपी की इम्पोर्टेंस को खत्म कर रहे हैं। इससे तो जो हमारे देश का किसान है उसकी तो कमर आप और तोड़ देंगे। देश में जो इकोनॉमी की हालत है, जो अभी हमारा -23% तक चला गया है, वो -28% तक नहीं गया। शुक्र मनाइए। मुझे तो लगता है कि ये जो अध्यादेश है, ये जो बिल है, ये किसानों को क्या फायदा दे रहा है? एक बिल है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, उससे मैं मानती हूँ कि हमारे देश के किसानों को फायदा होगा, लेकिन यहाँ एमएसपी को बढ़ाने की जगह लोग एमएसपी के दामों पे अपना प्रोड्यूस बेच पा रहे थे, उसको बढ़ाने की जगह, एफसीआई को ठीक करने की जगह, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की जगह, किसान से जो है जो भी वो अपना अनाज लाता है उससे खरीदने की जगह आप एमएसपी के इम्पोर्टेंस को खत्म कर रहे हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम का क्या फायदा होगा? इस है किसानों को। ऐसे जो सबल किसान हैं, जो इसके योग्य हैं, जो अपना आलू प्याज अथवा दलहन तिलहन का जो स्टोरेज कर सकते हैं, भंडारण, वो भंडारण करके वर्तमान समय में इसको न विक्रय करके इसका कुछ समय बाद करते हैं, तो जो ये स्पर्धा मार्केट में बनेगी। अधिकरण कर सकते हैं। जिस किसान के पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो अनाज को कहाँ रखेगा? कितने किसान है हमारे पास जिनके पास बड़े बड़े गोदाम है? किसान के पास सिर पे छत नहीं होती, वो फिर भी भगवान से प्रार्थना करता है कि बारिश हो जाए और मेरे फसल को जाए, मेरी फसल उपज जाए। उस किसान के पास अधिकरण करने के लिए जगह कहाँ से आएगी? या तो सरकार प्रोवाइड करे, अधिकरण ऐसे व्यवस्था करके दे कि वो अधिकरण कर सके। अगर उनके पास जगह नहीं तो कहाँ करेंगे अधिकरण? केवल शिवम जी, हमारे हैं जो कर सकते हैं, वो काला बाजारी कर सकते हैं, किसानों की क्षमता नहीं है। हमने माना कि हमारी सरकार इस पे प्रमुख मुद्दा ध्यान में अभी नहीं रखी, परंतु इस पे गहन विचार कर रही है। वहाँ विद्वत समाज है, उस पे विचार कर रहे हैं वो लोग। परंतु ये जो जैसे कि स्पर्धा की हमने बात कही कि व्यापारी की स्पर्धा बढ़ेगी इस पे किसानों और व्यापारियों के बीच, कि हम जैसे कि माना कि 20 रुपए किलो कुछ बिक रहा है हमारा कोई अनाज, जो उसको कोई किसान कोई आता है व्यापारी, उसको 20 रुपए 50 पैसे करके देता है, तो इससे मार्केट में स्पर्धा बढ़ेगी तो किसानों के पास व्यापारियों का लगाव बढ़ेगा, जिससे माल उसका जो भी फसल होगा, जो भी कृषि उत्पाद होंगे, उसको जल्दी बेचने की सुविधा बढ़ेगी इससे। और ये जहां तक बात रही एफसीआई गोदामों में स्टोरेज की, तो ये हमारी सरकार अभी इस पे गहन विचार कर रही है कि इस पे अगला निर्णय क्या लिया जाए। और इसमें ये बात हम अपनी सरकारों की कुछ बुराइयों को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, कुछ कमियां हैं हमारे अंदर,
जैसे कि बताया कि एमएसपी की बात अगर हमारी सरकार इस बिल में कर देती तो ये जो आज उत्प्रेरणा देके ये जो एक हलचल का माहौल पैदा कर रहे हैं देश में, ये पैदा ना हो सकता। और जो जैसे हम मानते हैं, हम भी, ये मेरा भी सिद्धांत रहा कि हमारी सरकार को, अथवा वर्तमान सरकार हो अथवा आने वाली भविष्य में सरकार हो, सभी सरकारों को एक बात याद रखनी चाहिए कि जब तक सुखी किसान न होगा भारत का उत्थान न होगा। भारत का किसान सुखी होना चाहिए, किसी प्रकार उनकी किसानों की मंशा को मानना चाहिए। वर्तमान में हमारे सदन में लगभग 38% जो सांसद हैं वो किसानी परिवार से आते हैं और कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 3 सांसदों पर एक किसान सांसद है। वहां पर सभी की बात माननी चाहिए। जो ऊपर से हम मानते हैं कि व्यापारिक संगठन और तमाम क्षेत्रों के दबाव के बावजूद जो आता है, उन्हें किसानों को अपनी बात रखनी चाहिए, और जो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको अपनी बात एक सबलता पूर्वक वहां प्रस्तुत करनी चाहिए। और शिवम जी, अब मैं कुशली जी के पास आना चाहूंगी, क्योंकि सरकार जो है जब सत्ता में होती है तो हर कार्य को जो है मास्टर स्ट्रोक बताती है, जैसे कि मैंने शो से पहले कहा। विपक्ष में होती है तो इसके विरुद्ध होती है। मेरा सवाल ये है, जैसे एफसीआई की बात मैंने की, अब जितनी भी ऑपोजिशन है, कांग्रेस जब सरकार में थी तो कांग्रेस ने एफसीआई के लिए क्या किया, एमएसपी की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए, या उस समय भी, क्योंकि किसान जो है आंदोलन आज से नहीं कर रहा है, किसान जो है आत्महत्या कई सालों से कर रही है। किसानों के लिए जो है अगर बीजेपी कुछ खास नहीं कर रही है तो फिर कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे हम कहें कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया गया है। दोनों ही सरकारों में जो सबसे हमारे देश के लेबर क्लास या किसान जो समिति है वही हमेशा जो है हर जगह से पिटती है। तो कांग्रेस से मेरा तो सवाल हुआ कि कांग्रेस ने जो है एफसीआई के लिए क्या किया, क्योंकि ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये सरकार के अधिकरण में आती है। आपने जो है में इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही है इस देश में, हजारों हजार एफसीआई के गोदाम इस देश में बनाए गए हैं। और इस जहां तक इन्होंने बात किया कि प्राइवेट मतलब कि खाद्यान्न के भंडारण का, तो यह पूंजीपतियों के हाथ में देश को सौंपने का काम कर रहे हैं, देश के किसानों को सौंपने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि किसानों के, हम भी एक किसान परिवार से हैं और हम अपनी हालत जानते हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम भंडारण कर सके, क्योंकि हमारे पास कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूर्ण करने के लिए हम अपना अनाज को जो है बाजार में बेचेंगे। ठीक है। और जहां तक इन्होंने बात की भंडारण का, तो भंडारण सिर्फ और सिर्फ इस देश में बड़े बड़े उद्योगपति अडानी और बिरला जैसे लोग ही कर पाएंगे जो है। और जहां तक बात किया इन्होंने फसल ऋण की, तो फसल ऋण पहले भी माफ दिया जाता था, और उसे कांग्रेस की सरकार ने, आपने बात किया फसल ऋण का, तो आपको बता दें कि सन 2009 में जब 2004 में जब मनमोहन सिंह जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो अंतिम के वर्ष में यानी कि 2009 में उन्होंने देश का 76,000 करोड़ रुपया जो है फसल ऋण माफ किया था, जिसे कि आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लिया गया था। और उसके बाद भी कांग्रेस ने कहा था जो है कि यदि हमारी सरकार पुनः बनेगी तो फिर हम उसे माफ करेंगे। आज के समय में हालत क्या है कि किसानों के घर जो है, जिससे भी आप लोन लेते हैं उसके द्वारा जो है चिट्ठी लेकर के आते हैं कि हमारा जो कर्ज आप जो है चुकाइए बैंक के द्वारा, या तो आपकी जमीन को नीलामी कर दी जाएगी, कुर्की कर दी जाएगी। कई प्रकार की प्रावधान हमने परसों देखा था, हमारे स्थानीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंधक साहब थे वो आए हुए थे कुछ बगल में लोगों के यहाँ। तो इससे पता चला जो है कि किस तरह से किसानों की हितैषी जो सरकार बन रही है यह पूर्ण तरीके से गलत है। क्या मुद्दे पर बात हो रही थी कि जो 3 अध्यादेश लाई है सरकार, क्या हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या किसी भी किसान संगठन ने 20-25 साल में किसी भी किसान संगठन ने सरकार से ऐसी क्या कोई मांगे की थी कि ऐसा अध्यादेश लाइए, 3 अध्यादेश लाइए जिससे कि हमको ये फायदा होगा? पहली बात। दूसरी बात कि जिसके लिए आया है वह स्वयं विरोध पर है, वह स्वयं आंदोलन है। उसने चेतावनी दिया है किसान यूनियन ने कि यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है तो 1 अक्टूबर से हम जो है देशव्यापी आंदोलन करेंगे।
रेल रोको आंदोलन करेंगे, कई प्रकार के आंदोलन करने की लोग चेतावनी दे रहे हैं। उसके बाद क्या किसी भी संगठन से इस अध्यादेश को लाने से पहले सरकार ने चर्चा किया? एक बिचौलिया उसे कह सकते हैं आप, उनके यहाँ जाता है, कहता है कि मुझे 15,000 20,000 रुपए की आवश्यकता है, तो वह तुरंत देता है इस विश्वास पर कि इनकी जब फसल खेत में तैयार होगी तो वह हमें ही देंगे। क्या हम अंबानी और अडानी के पास जाकर 10,000 और 5,000 रुपए हम मांग सकते हैं यदि हमें किसान को आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए उसके बाद सुन लीजिए बात, जहां तक बात की इन्होंने खाद की, आपको यदि खाद की, कीटनाशक दवा की और बीज की आवश्यकता होगी, गुजरात उदाहरण है, मैंने पहले भी गुजरात का उदाहरण दिया है। गुजरात में आलू एक कंपनी देती है उधार में, जो बीज के रूप में, और उसका नियम है कि यदि आप उस कंपनी का बीज लेकर के लिए यदि आप आलू की खेती करते हैं और आलू का यदि फसल उगता है तो उसका फसल जो होगा आलू, उसे उसी कंपनी में बेचेंगे। और इसका नतीजा यह रहा गुजरात में कि 3 पटेल किसानों पर, नाम नहीं पता लेकिन पटेल समुदाय के थे वो लोग, जाति के थे, और उन लोगों पर केस करोड़ों रुपए के लादे गए। उसके बाद बहुत सारा विरोध हुआ वहां पर गुजरात में। उसके बाद जो है उस केस को मतलब वापस लिया गया। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही गलत अध्यादेश इस सरकार ने किसानों के प्रति लाया है, किसानों के लिए लाया है। जी कृष्ण जी, आप सरकारों के विषय में तो बोल रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे जो था वो एफसीआई से था। आपने एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विषय में ये कहा कि जब आपकी सरकार जो है सत्ता में थी तो आपने हजार गोदाम बनाए। यहाँ जो गोदाम शब्द है वही तो परेशानी है। हम 21st सेंचुरी में रह करके गोदाम बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, भारत को छोड़ के कौन सा ऐसा डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे गोदामों में अनाज रखा जाता है? अनाजों के लिए अब मॉडर्न फैसिलिटीज बन चुकी हैं, आपको अगर ना मालूम हो। और गोदामों में कितना किसान गोदामों में अपना फसल रखवा पाता है? किसान जो आत्महत्या कर रहा है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि आजादी के बाद से अब तक 2020 तक केवल 21% जो है आय जो है किसानों की बढ़ी है। और एक सरकारी कर्मचारी की कितनी आय बढ़ी है? 180% आय बढ़ी है। एक सरकारी टीचर की आय बढ़ी है 200%। आप एक सरकारी टीचर जो सरकारी यूनिवर्सिटीज में या स्कूल में पढ़ाते हैं, आप उनकी जो आय है 200% से 21% कर दीजिए। आपको हर एक क्लासरूम में एक टीचर जो है फांसी लगा करके दिखाई देगा। आप कर्मचारियों की जो आय है वो 21% कर दीजिए, आप देखिए उनकी क्या हाल होगी। क्या कारण है कि हमारे देश की सरकारें किसानों को लेकर के कभी भी जो है गंभीर नजर नहीं आती और किसानों के साथ खिलवाड़ करती हैं? क्या कारण है कि आप यहाँ पर हमारे सामने बिचौलियों के जो है फेवर में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिचौली जो आपने कभी कोई ऐसा प्रावधान क्यों नहीं बनाया कि जो किसान है उन्हें बिचौलियों के पास ना जाना पड़े? क्योंकि भले ही बिचौलियों कुछ समय में हम उनकी मदद कर देते हो या उनको पैसे दे देते हो, लेकिन एक तरीके से तो ये काला बाजारी है। और यही वो बिचौली है जिनके वजह से, जिनके आतंक की वजह से जो किसान है वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपनी सरकार में क्या किया और कांग्रेस क्या आश्वासन दे सकती है किसानों के लिए आने वाला जो समय है, जिससे जो है अगर कभी वोट करना हो कांग्रेस की तरफ तो कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस विरोध पे तो सबसे आगे दिखाई देती है, लेकिन जब हम एक ब्लूप्रिंट की बात करते हैं क्या होना चाहिए तो वहां पर हमें कांग्रेस दिखाई नहीं देती। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है। आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और मुझे सबसे ज्यादा जानना है कि एफसीआई में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं किया गया, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या फिर उससे पहले, क्योंकि कांग्रेस जो है देश में 50 साल से ऊपर जो है राज कर चुकी है। तो ये सवाल, अगर हम किसानों की स्थिति पे बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस स्थिति की जिम्मेदार है। देखिए, आपको बता दें हम कि एफसीआई का बहुत सारा क्रय केंद्र खोले गए देश में, और एफसीआई जो है वो डायरेक्ट नहीं खरीदती है। बहुत सारे जो है हर प्रत्येक जिले में जो मंडी स्थल है, तो उस मंडी स्थल से जो है अनाज खरीद करके फिर एफसीआई के गोदामों में भेजा जाता है। आपको ये बता दें जो है, और प्रत्येक जिला में, भारत के प्रत्येक जिला में, जहां तक मुझे अनुमान है, प्रत्येक जिला में एक मंडी स्थल को खोला गया है। हाँ, यह सच है कि मंडी स्थल जो है पूर्णतः जो है किसानों का फसल नहीं खरीदता है, इसे हम मानते हैं, ठीक है। और देखिए, जहां तक बात रही कि जो एफसीआई है, ये जो मंडी स्थल है ये राज्य पर निर्भर करता है। और राज्य की यदि बात करें तो आप देख लीजिए, जहां पर भी कांग्रेस की सरकार अधिक दिनों पर रही है
वहां पर देख लीजिए कि क्या हालत है। आप पंजाब की देख लीजिए हालत, राजस्थान की देख लीजिए, हरियाणा की देख लीजिए, जो है क्या हाल है वहां का। वहां का हाल है कि किसान, सबसे अधिक किसान जो है आंदोलनरत कहाँ पर है, वो है पंजाब और हरियाणा में। वहां पर किसकी सरकार है पंजाब में? अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं, और वहां का हालत देख लीजिए जो है क्या है। सबसे सबसे अधिक किसान वहीं पर आंदोलनरत है। क्यों है? क्योंकि वहां पर किसानों का क्रय किया जाता था पहले जो है। लेकिन अब जो यह सरकार लाई है, समझ लीजिए कि इनको यह अध्यादेश लाने से वही फायदा होगा जो जियो को लाने से बीएसएनएल को हुआ था। मेरे लिए तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तो किसानों का हमारे देश में दुर्भाग्य है। जो हमारे देश की सरकार जो और है अगर बिल लाती है, तो कम से कम हमारे देश में सिर्फ सरकार ही नहीं है, हमारा जो देश है, जो लोकतंत्र है, वहाँ पे ऑपोजिशन की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी सरकार की होती है। ऑपोजिशन के बिना ये लोकतंत्र नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे विश्वास नहीं है कि अब सरकार दोबारा इस बिल को, जिसको वो पारित कर चुकी है, वो भी ऑपोजिशन की सहमति के बिना, वो इस बिल पे विचार करने का ख्याल रखेगी। और इसी के साथ मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी, शिवम जी और किसली जी, आप दोनों की जो आप अपने विचारधाराएं आपने, और लोगों को इस चीज को समझने का एक बेहतर मौका मिल, इस चीज को अलग अलग ढंग से अब समझ पाए। और इसी के साथ दोनों का धन्यवाद। और धन्यवाद कि आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।